हेलो एंड वेलकम यू टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है डेली करंट अफेयर्स 8 तारीख के, यानी कि 8 अप्रैल 2022 के। डेली करंट अफेयर्स आ रहे हैं, रोज़ आते हैं, तो आप इनको जरूर देखा करिए, जिससे कि आपके जितने भी करंट अफेयर्स हैं सब कवर हो जाए। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा अगर आप ये करंट अफेयर्स लगातार करते रहेंगे। तो आगे आने वाले जो भी एग्जाम आप देंगे, चाहे आप मेंस का एग्जाम लिखें, चाहे आप प्रीलिम्स का एग्जाम लिखें, जो भी एग्जाम आप लिखेंगे वहाँ पे कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो। करंट अफेयर्स सारे यहाँ पे कवर किए जाएंगे, तो उसको बहुत अच्छे से देखते रहिएगा, सभी नोट्स बनाते रहिएगा। आप चाहे तो लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे सारे अपडेट्स आते हैं, क्विजेज आती हैं, पोल्स आते हैं, मेंस के लिए क्वेश्चंस आते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो उसको ज्वाइन कर लेना और लेट्स क्रैक विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताना चाहूँगा गाइस कि जो लोअर पीसीएस मेंस है और एफआरओ मेंस है उत्तराखंड में, उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है। तो लोअर पीसीएस मेंस का पूरा प्रिपरेशन ग्रुप चल रहा है और एफआरओ मेंस के लिए प्रिपरेशन ग्रुप चल रहा है। तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसमें ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ साथ इनके नोट्स आप बहुत अच्छे से बनाते रहिएगा। बहुत स्टूडेंट्स ये कह रहे थे, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ये अगर हमें पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएं तो हमें नोट्स बनाने में जो टाइम इन्वेस्ट होता है वो हमारा बच जाएगा। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि इनकी डायरेक्ट पीडीएफ्स उनको मिल जाए, तो ये पीडीएफ्स पेड हैं। तो आप उसके लिए 7665804421 पर एक नॉमिनल फ़ी रखा गया है, फीस उसके लिए, जिससे कि आप इजीली इन नोट्स को, जो भी करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, डेली करंट अफेयर्स जो आ रही हैं उनके नोट्स आपको मिल पाएँ। तो आप उसके लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए 8 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं GS1 में, यानी कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो कश्मीर को पहला वर्चुअल ई म्यूज़ियम मिल रहा है। तो इसमें क्या दिखाया जाएगा, विल शोकेस द लाइफ टाइम कलेक्शन ऑफ अ वुमेन कश्मीरी एजुकेशनिस्ट। तो एक कश्मीरी विमेन है अतीका बानो, तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कई सारे आर्टिफैक्ट्स को इकट्ठा करा। हु हैज़ क्रिएटेड अ ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ आर्टिफैक्ट्स थ्रू डोर टू डोर कलेक्शंस। तो घर घर जाकर उन्होंने अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करी, और उनके जाने के बाद, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी 2017 में, तो उनकी 2017 में डेथ होने के बाद उनके जितना भी सारे आर्टिफैक्ट्स जो उन्होंने इकट्ठे करे हैं, उन आर्टिफैक्ट्स के ऊपर एक वर्चुअल ई म्यूज़ियम बनाया जा रहा है। यानी कि उनकी फ़ोटोग्राफ्स लेके उसको ई वेबसाइट के थ्रू दिखाया जाएगा पूरे देश के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को। शी डाइड एट द एज ऑफ 77 इन 2017, लिविंग बिहाइंड अ कलेक्शन दैट थ्रोज लाइट ऑन द लाइफ एंड कस्टम्स ऑफ 18th-19th सेंचुरी रूरल कश्मीर। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी का जो ग्रामीण कश्मीर था, उसका जो परिवेश था, वो ये दर्शा रही हैं इन्होंने जो आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे करे हैं। नेक्स्ट आता है, अगर हम GS2 को देखें तो देखिए इंडिया नेपाल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भारत आ रहे हैं। तो द नेपाल प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर द्यूबा पेड अ लॉन्ग अवेटेड विजिट टू इंडिया। वो भारत आए हैं, तो जब वो भारत आए हैं तो इंडिया नेपाल रिलेशनशिप लाइमलाइट में आ जाते हैं, हाईलाइट आ जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस का जब आंसर लिखते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इंडिया नेपाल रिलेशनशिप के ऊपर। तो आउटकम्स क्या देखें, अगर पॉजिटिव आउटकम्स देखें तो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द 35 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक फ्रॉम जयनगर, जो कि बिहार में है, टू कुर्था इन नेपाल। तो देखिए 35 किलोमीटर लंबी एक रेल लिंक बनाया गया है जयनगर से कुर्था के बीच में, जबकि जयनगर कहाँ पे, ये बिहार में है, भारत की साइड है, और कुर्था जो है ये नेपाल की साइड है। इसके लिए ये जो रेलवे लाइन है, इसको कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन जो है ये टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है इसमें। उसके बाद एक 90 किलोमीटर लंबी 132 किलोवोल्ट की डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन बनाई गई है टीला टू मिर्चिया, क्लोज टू द इंडियन बॉर्डर, जो इंडियन बॉर्डर के पास है। तो इन जगहों पे भारत की असिस्टेंस, ये सब काम जो हो रहे हैं ये भारत के असिस्टेंस की वजह से हो रहे हैं, भारत इसमें सहायता दे रहा है, तो उसके वजह से ये काम हो रहे हैं। नेपाल का इंडक्शन हो गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस नेपाल ने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद एक महाकाली ट्रीटी हुई थी 1996 में, जिस टाइम पे देखिए द्यूबा जो हैं, जो शेर बहादुर द्यूबा हैं, ये इस टाइम पे 5वीं बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं नेपाल के। इससे पहले कई बार भी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो 1996 में जिस टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में पहली बार भारत आए थे, उन्होंने महाकाली ट्रीटी साइन की थी 1996 में, कवर्स दी शरदा एंड टनकपुर बैराज। तो जो शरदा बैराज है और टनकपुर बैराज है, एज वेल एज द 6700 मेगावाट पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में है। इसके बाद बात की जाती है, देखिए डिप्लोमेसी में अगर हम देखें तो जो कूटनीति आती है, कूटनीति में अलग अलग तरह की कूटनीति होती है। तो हम कभी ट्रैक 1 बोलते हैं, कभी ट्रैक 2 बोलते हैं, कभी ट्रैक 1.5 बोलते हैं। तो ये सवाल कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या होता है, यानी कि ट्रैक 2 कूटनीति क्या होता है, ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होता है। तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रैक 1 कूटनीति होती है जब सरकारी ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दोनों कंट्रीज़ के, दो कंट्रीज़ के दोनों साइड से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बातचीत करते हैं, आपस में ऑफिशियली बात करते हैं, उसको ट्रैक 1 बोलते हैं। यानी ये तो बिल्कुल
एक साधारण एक सीधा तरीका हो गया जब दोनों तरफ की सरकारें, मान लेते भारत की सरकार की तरफ से लोग और नेपाल की सरकार की तरफ से लोग बैठ के बात करते हैं टेबल पे, उसको ट्रैक 1 डिप्लोमेसी कहते हैं। फिर आती है बात ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की। देखिए ट्रैक 2 डिप्लोमेसी को हम ट्रैक 2 डिप्लोमेसी या फिर बैक चैनल डिप्लोमेसी भी कहते हैं। ये क्या चीज़ है? इज़ द प्रैक्टिस ऑफ नॉन गवर्नमेंट, यानी कि गैर सरकारी, इसमें सरकारी लोग नहीं होते, इनफॉर्मल लोग होते हैं, एंड अनऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स। मान लेते हैं अगर कोई ऑफिशियल पर्सन भी है तो वो अनऑफिशियली रिप्रेजेंट करेगा, यानी भारत सरकार की तरफ से नहीं जाएगा, वो खुद से जाएगा। एंड एक्टिविटीज़ बिटवीन प्राइवेट सिटीजन्स और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स समटाइम्स कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में क्या होता है कि जब दो सरकारें आपस में बातचीत करने को तैयार नहीं है तो दो सरकारें आपस में बात नहीं करती, लेकिन उन दो देशों के जो प्राइवेट लोग हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में बात करते हैं उन दोनों देशों के ऊपर कुछ भी डिस्कशंस करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। और ट्रैक 1.5 चैनल या ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या है? ये कॉन्वर्सेशन है दैट इंक्लूड अ मिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब ट्रैक देखिए, ट्रैक 1 में था पूरे सरकारी, ट्रैक 2 में है पूरे गैर सरकारी, तो ट्रैक 1.5 में क्या हुआ? कुछ सरकारी और कुछ गैर सरकारी। हु पार्टिसिपेट इन एन अनऑफिशियल कैपेसिटी। अब देखिए ये गवर्नमेंट ऑफिशियल तो हैं, लेकिन पार्टिसिपेट किस तरह से कर रहे हैं? अनऑफिशियल कैपेसिटी से कर रहे हैं। अनऑफिशियल का मतलब क्या हुआ कि उनको सरकार ने नहीं भेजा, वो खुद से आए हैं। एंड नॉन गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स ऑल सिटिंग अराउंड द सेम टेबल। और कुछ एनजीओ के लोग होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि सेम टेबल पर बैठे हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉन्ड्स, एक और बॉन्ड है भारत के बीच में और नेपाल के बीच में, 1950 की ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप was originally sought by the Nepali authorities in 1949 to continue the special links they had with British India। 1949 में एक ट्रीटी बनाई गई, ये ट्रीटी 1950 में साइन हुई, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। ये ट्रीटी इसलिए बनाई गई थी कि इससे पहले जो नेपाल एक रिलेशन रखता था ब्रिटिश इंडिया से, ब्रिटिशर्स के थ्रू, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, आज़ादी होने के बाद वो भारत से उसी तरह के रिलेशन रखेगा बहुत अच्छे, तो इसलिए 1950 में ट्रीटी की गई थी। इट प्रोवाइड्स फॉर एन ओपन बॉर्डर एंड फॉर नेपाली नेशनल्स टू हैव द राइट टू वर्क इन इंडिया। इस 1950 की ट्रीटी के अनुसार क्या हुआ कि नेपाल और भारत का एक ओपन बॉर्डर है, यानी कि वहाँ पे कोई वीज़ा नहीं लगता, आप डायरेक्टली नेपाल जा सकते हैं घूमने के लिए अगर आप जाना चाहें तो। और जो नेपाली नेशनल्स हैं, यानी कि जो नेपाल के लोग हैं, उनके पास हक है कि वो भारत में काम कर सकते हैं। अगर आपने कभी यूपीएससी का फॉर्म देखा हो, जब वो फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि आ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, यानी कि नेपाल और भूटान के लोग भी जो हैं वो भारत की सिविल सेवाओं में के लिए यूपीएससी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बस ये कंडीशन रहेगी कि उनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस में उनको नौकरी का मौका नहीं मिलेगा। बाकी सभी में मौका मिल सकता है, आईएएस और इंडियन फॉरेन सर्विस में उनको मौका नहीं मिल सकता। द नेपाली रुपी इज़ पैक्ड टू द इंडियन रुपी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो नेपाल का जो रुपया है वो भारत के रुपये से पैक्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैक्ड का मतलब हुआ जुड़ा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंडियन रुपी गिरता है या उठता है, यानी इंडियन रुपी अगर स्ट्रांग होता है या वीक होता है, तो उसी हिसाब से नेपाल का रुपया भी स्ट्रांग होगा और वीक होगा। अगर भारत का रुपया स्ट्रांग होगा तो नेपाल का रुपया स्ट्रांग होगा, भारत का रुपया वीक होगा तो नेपाल का रुपया भी वीक होगा। यानी कि नेपाल की करेंसी डायरेक्टली लिंक्ड है किससे? इंडियन रुपी से। उसके बाद इंडिया और नेपाल के बीच में काला पानी बॉर्डर बाउंड्री का इशू है, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो दीज बाउंड्रीज हैड बीन फिक्स्ड इन 1816। ये जो बाउंड्रीज थी 1816 में, जिस टाइम पे ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी, जिस टाइम पे गोरखास को भगाया गया था, तो 1816 में जो ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी बाय द ब्रिटिश, एंड इंडिया इनहेरिटेड द एरियाज ओवर विच द ब्रिटिश हैड एक्सरसाइज टेरिटोरियल कंट्रोल इन 1947। तो 1947 तक टेरिटोरियल कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का। 98% ऑफ द इंडिया नेपाल बाउंड्री वाज डिमार्केटेड। देखिए 98% बाउंड्री जो है इंडिया नेपाल की वो सही है, उस पर कोई भी विवाद नहीं है। लेकिन दो एरिया हैं, एक तो सस्ता और एक काला पानी। ये दो ऐसे एरियाज़ हैं जिन पे हमेशा से दिक्कत रही है और हमेशा से इंडिया और नेपाल के बीच में कभी कभी यहाँ पे तनातनी हो जाती है। 2019 के बाद, जब 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया और लद्दाख को अलग कर दिया, उसके बाद जब भारत ने नया नक्शा लॉन्च किया, तो नए नक्शे में भारत ने काला पानी की जो बाउंड्री थी उसको भारत का दिखाया। हालांकि वो हमेशा से दिखाता रहा है, लेकिन उसको नेपाल ने नया मैप रिलीज़ करके नेपाल ने भी अपने हमें शो करा, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में क्या हुआ, दोनों देशों के बीच में जो आपसी संबंध थे वो थोड़े से कमज़ोर हुए। नेक्स्ट आता है मिशन वात्सल्य। तो मिशन वात्सल्य क्या है? इज़ वन ऑफ द न्यू ट्रायड ऑफ स्कीम्स अलॉन्ग विद मिशन शक्ति एंड पोषण अभियान 2.0। तो देखिए मिशन वात्सल्य चलाया गया है मिशन शक्ति के साथ और पोषण 2.0 के साथ, दैट एम्स एट सिक्योरिंग अ हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड फॉर एवरी चाइल्ड। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि सिक्योरिंग अ हेल्दी, की एक स्वस्थ है और एक खुशहाल जो बचपन है हर बच्चे को मिले। कंपोनेंट्स जो है मिशन वात्सल्य के अंदर वो क्या है? एक तो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर्स है कि जो सर्विसेज डिलीवरी करवाई जाएंगी, जैसे आंगनवाड़ी सर्विसेज हो गई। इंस्टीट्यूशनल केयर है, सर्विसेज है। इंस्टीट्यूशनल केयर होगा, यानी ऐसा नहीं है कि जो बच्चों का जन्म होगा या बच्चों की जो देख रेख है वो ऐसी इनफॉर्मली होगी। ऐसा नहीं होगा कि सरकार के द्वारा इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे, चाहे वो आंगनवाड़ी बनाए जाएँ,
चाहे वो क्रच बनाए जाएँ, उन बच्चों को वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेगी। नॉन इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी बेस्ड केयर मिलेगा, इमरजेंसी सर्विसेज मिलेंगी, ट्रेनिंग मिलेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग मिलेगी। एक चाइल्ड लाइन बनाई गई है 1098, तो 1098 जो है वो एक चाइल्ड लाइन है, यानी कि चाइल्ड हेल्पलाइन है। इस पर कॉल करके हम, ये 24 आवर टोल फ्री हेल्पलाइन है फॉर चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस। तो जो बच्चे परेशानी में होते हैं, डिस्ट्रेस में होते हैं, उनके लिए बनाई गई है। और ये किसके अंदर आती है? ये होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर आती है, अंडर मिशन वात्सल्य। चाइल्ड लाइन हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर ओवर 25 ईयर्स, पिछले 25 सालों से ये ऑपरेशन में है। ग्रोइंग ग्रेजुअली टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल नेटवर्क्स टू असिस्ट एंड रेस्क्यू चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस। तो जो बच्चे दिक्कत में होते हैं उनको मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए चाइल्ड लाइन 1098 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले 25 सालों से 25 ईयर से लगातार काम कर रही है। नेक्स्ट बात करें सीबीआई की, तो सीबीआई के जो डीपी कोहली हैं, ये पहले डायरेक्टर थे सीबीआई के। आफ्टर द एजेंसी वाज रीनेम्ड द सीबीआई 1963। जब पहले इस एजेंसी का नाम हुआ करता था स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि ये जो अपनी पावर्स लेती है या जो बनाई गई थी, ये स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत ही बनाई गई थी। तो उसके बाद 1963 में इसका नाम चेंज करके, संथानम कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? सीबीआई कर दिया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर दिया गया। और जो पहले डायरेक्टर बनाए गए थे इसके, वो कौन थे? वो डीपी कोहली थे इसके पहले डायरेक्टर। फिर उसके बाद आती है रीऑर्गेनाइजेशन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अपने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाकर, उनकी संख्या बढ़ा दी है और 13 नए डिस्ट्रिक्ट्स उसमें ऐड कर दिए हैं। तो आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स विद द ऑब्जेक्टिव टू टेक एडमिनिस्ट्रेशन टू द पीपल्स डोर स्टेप्स। तो लोगों तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सुशासन है, वो पहुँचाने के लिए 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। और जो 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं वो ये सोच के बनाए गए हैं कि जितनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट होगा। The intention was to match each Lok Sabha constituency with one district. CM asserted that the new district will be manageable, कि नए डिस्ट्रिक्ट जो होंगे, जितने छोटे डिस्ट्रिक्ट होंगे वो मैनेजेबल होंगे, उनमें काम करना आसान होगा। Unlike the old ones with an average population of 19 lakh each compared to the average of 38 lakh as per the 2011 सेंसस, कि अब जो है वो 19 लाख लोग हो जाएंगे, पर उसमें पहले 38 लाख लोग हुआ करते थे। विद अ पॉपुलेशन ऑफ 4.9 करोड़ आंध्र प्रदेश रिक्वायर्स मोर डिस्ट्रिक्ट्स ही सेट। तो उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब जैसे ही तेलंगाना बना तो तेलंगाना में शुरू में 10 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेकिन तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर ने 10 डिस्ट्रिक्ट से बढ़ाकर उनको 33 डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास कर दिया, 35 डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास कर दिया तेलंगाना में। तो जिस तरह से तेलंगाना में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ाए गए, उसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव ईजनेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि सुशासन करने के लिए, जो हमारा प्रशासन है उसको इम्प्रूव करने के लिए आंध्र प्रदेश में भी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या बढ़ाई गई है। जो अराकू एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अराकू में देखिए, अराकू वैली, सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि अराकू वैली कहाँ पे है, तो अराकू वैली आंध्र प्रदेश में है। अराकू की एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विच हैज़ 2 डिस्ट्रिक्ट्स। अब इसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इज़ द ओनली एक्सेप्शन एज द वास्ट ट्राइबल पॉपुलेशन नीड्स टू बी प्रॉपर्ली अकोमोडेटेड। कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनको बहुत अच्छे से हमें अकोमोडेट करवाना है, इस वजह से वहाँ पे एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी पे 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इंडिया ने 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब तक साइन कर रखे हैं। उनकी लिस्ट एक बार देख लेते हैं कि इंडिया के जो 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, वो ज़रूर देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 13 एग्रीमेंट हैं वो इस तरह से हैं कि एक तो इंडिया ने कर रखा है इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर इंडिया का एग्रीमेंट हो रखा है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। जो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया है ये कौन सा है? ये जो सार्क कंट्रीज़ हैं उनके बीच में है। इसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स और अफगानिस्तान, ये सभी मेंबर हैं। इंडिया और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी ऑफ ट्रेड हो रखा है, इंडिया भूटान एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड हो रखा है, इंडिया थाईलैंड के साथ हो रखा है, इंडिया सिंगापुर है, इंडिया सिंगापुर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीसा जो हो रखा है वो इंडिया सिंगापुर के साथ हो रखा है। इंडिया आसियान का भी सीसा हो रखा है, जिसमें कि ट्रेड किया जा रहा है किसमें? गुड्स में, यानी कि माल में, सर्विसेज में, सेवाओं में, और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट में, यानी कि जो हमें निवेश करना है। और इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं? जो आसियान के 10 मेंबर्स हैं, ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इंडिया और साउथ कोरिया का भी सीपा हो रखा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और इंडिया जापान का सीपा हो रखा है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंडिया मलेशिया हो रखा है, इंडिया मॉरिशस, इंडिया यूएई, और अभी हाल फिलहाल में हमने जो करा है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। तो हमने जो अभी रिसेंट में किए हैं, हमने रिसेंट में 12वां और 13वें नंबर का किया है, इंडिया यूएई करा है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया किया है। तो ये 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं भारत ने जो हाल फिलहाल अभी दूसरे देशों के साथ किए हुए हैं। उसके बाद बात आती है कि इंडिया ने 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के साथ इंडिया ने 6 लिमिटेड कवरेज के प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रखे हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम आपको प्रेफरेंस देंगे, यानी कि आपको क्या करेंगे, आपको तरजीह देंगे, यानी कि आपको पहले मौका देंगे आपके साथ ट्रेड करने का। तो वो जो 6 कंट्रीज़ हैं उनके भी लिस्ट देख लेते हैं।
तो जो वो 6 कंट्रीज़ हैं या 6 मेंबर्स हैं वो इस तरह से हैं कि एक तो है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, फिर है ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस, फिर है सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर है इंडिया अफगानिस्तान प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर है इंडिया मर्कोसर। देखिए जो मर्कोसर है ये साउथ एशिया का, तो सॉरी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, तो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका एक ट्रेड एग्रीमेंट है, तो उसके साथ भारत ने कर रखा है। और इंडिया और चिले का, जो कि एक साउथ अमेरिका का देश है, तो इंडिया चिले का भी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है। तो ये 6 हैं जिनके साथ भारत ने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात आती है नेक्स्ट अब की सेक्टर वाइज अगर हम देखें कि नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स कितने हैं भारत में, क्योंकि ये सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है। अगर हम 3 जून का पेपर देखें या 12 जून का पेपर देखें जो यूपीपीसीएस का और यूपीएससी का पेपर है, तो उसमें पूछा जा सकता है कि किस में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं और किस में सबसे कम स्टार्टअप्स हैं। तो ऐसे करके सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, सरकार ने जो डेटा दिया है जहाँ पे स्टार्टअप्स बने हैं किस किस फील्ड में। अगर हम देखें तो देखिए ये सभी फील्ड्स हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग हो गया, एडवेंचर, एरोनॉटिक्स हो गया, एग्रीकल्चर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एयरपोर्ट ऑपरेशन है। ऐसे करके सभी कई सारे विभाग हैं, कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स बने हैं। तो अगर हम देखें तो टोटल स्टार्टअप्स की अगर हम संख्या देखें तो जो सरकार ने बताई है तो टोटल स्टार्टअप्स की संख्या है 66,810, यानी कि 66,810, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स किस में हैं, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं आईटी सर्विसेज में 8,374। तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स 8,374 आईटी सर्विसेज में हैं। और उससे कम या सबसे कम अगर हम कहें कि सबसे कम जो स्टार्टअप्स हैं वो सिर्फ 5 हैं पैसेंजर सर्विसेज में। वो देख लेते हैं कि पैसेंजर सर्विसेज कहाँ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, नीचे होगा थोड़ा। पैसेंजर सर्विसेज अगर हम देखें तो ये हैं सिर्फ 5, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 5 यहाँ पे स्टार्टअप्स बने हुए हैं पैसेंजर सर्विसेज में। तो सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स बने हुए हैं वो आईटी सर्विसेज में है 8,000 से ऊपर, और सिर्फ 5 स्टार्टअप्स बने हैं 28 मार्च 2022 तक जो सरकारी डेटा है उसके हिसाब से पैसेंजर एक्सपीरियंस में। तो ये डेटा है स्टार्टअप्स का। तो एक बार जब आप पीडीएफ ले लेंगे तो उसमें आप एक बार देख लीजिएगा और सारे एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आप यहाँ पे अगर एग्जाम में आपके कोई भी सवाल आए तो स्टार्टअप्स के ऊपर कोई भी सवाल बनेगा तो वहाँ पे सारे सवाल के जवाब दे पाएंगे। इंडिया और इजराइल के बीच में एक बायलैटरल वर्कशॉप हुई है क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर और ये ख़त्म हो चुकी है। तो इंडो इजराइल बायलैटरल वर्कशॉप ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, तो क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ पे हुई है जिसका नाम है I2QT 2022। देखिए ये सिंपल सवाल पूछ सकते हैं कि I2QT क्या है, तो ये क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्कशॉप थी। किस किस के बीच में थी, इंडिया और इजराइल के बीच में थी। और इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया था, डीआरडीओ ने ऑर्गेनाइज करवाया है, एंड डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी दिल्ली में। और आईआईटी दिल्ली में जो एक डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसने मिलकर इसको न्यू दिल्ली में बनाया है। तो नई दिल्ली में ये बायलैटरल जो वर्कशॉप थी इंडिया और इजराइल के बीच में ये वहाँ पे हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं GS3 में। तो डैम के ऊपर बात आ रही है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात आ रही है कि सेंटर ने डैम सेफ्टी अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है, यानी कि एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसमें टेम्परेरी अभी ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री जो है जल शक्ति की उसने इस्टेब्लिश करी है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी विद अ टेम्परेरी कंपोजिशन ऑफ ऑफिशियल्स की टेम्परेरी कंपोजिशन है, यानी कि अभी अस्थायी संरचना के साथ जो है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इसको बनाया गया है NDSA को, यानी कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को कब बनाया गया है, इसको कंसीव किया गया है अंडर द डैम सेफ्टी एक्ट। जो डैम सेफ्टी एक्ट है यानी कि बांध सुरक्षा अधिनियम है उसके तहत इस अथॉरिटी को बनाया गया है, विच केम इनटू फोर्स ऑन December 30, जो 30 दिसंबर को आ गई थी फोर्स में। NDSA इज़ द रेगुलेटरी बॉडी। NDSA जो है अपना एक रेगुलेटरी बॉडी है, जो डिस्प्यूट्स होंगे अलग अलग राज्यों के बीच में, अलग अलग बांधों के बीच में, तो वहाँ पे सारे काम जो सॉल्व करवाने करेगा वो NDSA करेगा। द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द NDSA विल परफॉर्म द रोल ऑफ द स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए वैसे तो हर राज्य का अपना एक स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पर भी NDSA होगा। अब मान लेते हैं कभी अगर एक सिचुएशन ऐसा बन जाए जैसे मुल्ला पेरियार डैम की सिचुएशन है कि वो बेस्ड तो किसी दूसरे राज्य में है, लेकिन वहाँ से जो पानी जाता है वो किसी दूसरे राज्य में जाता है। जैसे कि मुल्ला पेरियार डैम है तो केरला में, लेकिन उसके जो पानी का फ़ायदा है मुल्ला पेरियार डैम के, वो फ़ायदा मिलता है तमिलनाडु को। तो अब इस वजह से जब डैम एक दूसरी लोकेशन में है, पानी दूसरे लोकेशन में जा रहा है, दूसरे राज्य में जा रहा है, तो उस टाइम पे दोनों राज्यों की स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करती। उसके अलावा कौन काम करती है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी काम करती है। तो एक्ट ने ये भी प्रोवाइड किया है कि अगर कभी ऐसा हो कि डैम एक स्टेट में लोकेटेड हो और यूज़ दूसरा कर रहा हो, तो उस टाइम पे NDSA जो है वो रोल अपना प्ले करेगा। रोल जो है वहाँ पे वो काम करेगा कौन, NDSA। उसके बाद HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक में मर्जर हुआ है, बहुत बड़ा मर्जर हुआ है। ये धीरे धीरे फ्रक्टिफाई होगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा, 10 से 15 महीने लग जाएंगे इसको पूरे को मर्ज होने में। तो मॉर्टगेज लेंडर है HDFC लिमिटेड, यानी कि ये एक लेंडर है जो उधार देता है, और इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक था HDFC।
उन्होंने अपने आप को मेगा मर्जर कर लिया है, यानी कि अनाउंस किया है कि वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। अंडर द टर्म्स ऑफ द डील HDFC बैंक के पास 100% ओन हो जाएगा। अंडर द डील HDFC बैंक विल बी 100% ओन बाय द पब्लिक शेयर होल्डर्स। तो HDFC बैंक का जो शेयर्स हैं वो 100% ओन होंगे पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास। वाइल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ HDFC लिमिटेड विल ओन 41% स्टेक इन द HDFC बैंक। और जिनके पास HDFC लिमिटेड के शेयर्स हैं उनके पास 41% स्टेक आ जाएगा किसका, HDFC बैंक का। मर्जर होने के बाद जो मोर्गेज लेंडर था यानी कि HDFC लिमिटेड था, उसके बाद जो कासा अकाउंट है HDFC बैंक का, जो कासा अकाउंट है यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट जो है लोगों के, उनका पैसा भी उसको मिल जाएगा। विच आर लोअर कॉस्ट फंड्स फॉर HDFC बैंक। एवरी होम लोन कस्टमर कैन बी टैप टू बिकम अ बैंक कस्टमर। देखिए HDFC ने क्या तरीका अपनाया था, HDFC ने कभी भी बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेस थे उनको लोन नहीं दिया। HDFC ने हमेशा जो छोटे कस्टमर होते हैं या छोटे जो घर बनाने वाले लोग होते हैं, छोटे कस्टमर होते हैं, हमेशा उनको, यानी कि जो रिटेल कस्टमर है उनको हमेशा लोन दिया, जिससे कि HDFC का जो NPA हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो ज़्यादा नहीं है। Regulatory framework of the NBFC industry has been moving closer to harmonize with the banking sector regulatory framework। अब देखिए धीरे धीरे जैसे जो NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो धीरे धीरे मर्ज कर रही हैं बैंक के साथ, क्योंकि बैंक जो है वो अच्छे से मैनेज हो पाते हैं RBI के अंडर। तो इसलिए NBFCs चाह रही हैं कि वो सब जो है मर्ज होकर बैंक में ही मिल जाए। बिकॉज यही लिखा हुआ है इसमें कि बिकॉज इफ़ यू आर अ लार्ज NBFC इट मेक्स मोर सेंस टू बी मर्ज्ड विद अ बैंक, बिकॉज बैंक्स आर मोर टाइटली रेगुलेटेड एंड हैव फार मोर ओवरसाइट ऑफ दी RBI। तो RBI की उस पर दृष्टि जो होती है बैंक पे वो काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद एक स्वार्म ड्रोन टेस्ट लॉन्च किया गया है, सेकंड एडिशन किया है डिफेंस मिनिस्टर ने। अनवील्ड द सेकंड एडिशन ऑफ द मेहर बाबा स्वार्म ड्रोन कॉम्पिटिशन बाय द इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है ये, फॉर इंडियन स्टार्टअप्स टू डेवलप अ स्वार्म ड्रोन बेस्ड सिस्टम टू डिटेक्ट फॉरेन ऑब्जेक्ट्स ऑन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग सर्विसेज। देखिए फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि बाहर से दूसरे देशों से कोई चीज़, जैसे कि मान लेते हैं हो सकता है पाकिस्तान से, चाइना से, बांग्लादेश से, जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ से उड़ के कोई चीज़ ऐसा ना आ जाए, जैसे कि जो ड्रोन्स होते हैं कि वो भारत में ना आए या भारत की टेरिटरी के ऊपर ना आए। तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उस चीज़ को पहचानने के लिए स्वार्म ड्रोन फैसिलिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उसके लिए कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि जिसका कि हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, उसने एक टाई अप किया है इसराइल के साथ, इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ, एक एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट करने का। तो देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और इसराइल की जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ है वो एंटर की गई है एक MOU में टू कन्वर्ट सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट। एक सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट था, उसको मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जाएगा HAL के द्वारा। किसके साथ मिलके? इसराइल के साथ मिलके। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी बनाया गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जनवरी 2022 में। इस सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया गया, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में किया गया। कब किया गया? जनवरी 2022 में। इसरो जो है वो नासा के साथ काम कर रहा है टू रियलाइज अ सैटेलाइट मिशन नेम्ड नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, यानी कि निसार। तो निसार के ऊपर काम कर रहा है नासा और इसरो, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इसरो किसके साथ मिलकर निसार के ऊपर काम कर रहा है? नासा के साथ मिलकर काम कर रहा है वो। कौन कौन से अपकमिंग मिशंस हैं इसरो के जो 2022 में प्लान्ड हैं? ये इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी सवाल ऐसा पूछ लिया जाता है कि इसरो के अभी आगे आने वाले कौन कौन से मिशंस हैं, तो उनकी लिस्ट हमें पता होनी चाहिए कि 2 तो PSLV मिशन है हमारे पास, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन है हमारे पास, इंक्लूडिंग एक तो डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन है जो कि हम दूसरे देशों का कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ दूसरे देशों को जो सैटेलाइट्स हैं उनको अंतरिक्ष में भेजेंगे, और एक मिशन है EOS-06 यानी कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, उसको सेंड करेंगे। 2 डेवलपमेंटल फ्लाइट्स हैं इसरो के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के, जो इसरो SSLV डेवलप कर रहा है उसके लिए मिशन है। उसके बाद तीसरा आता है एक GSLV मिशन होगा भारत का, इसरो का, फॉर लॉन्चिंग NVS नेविगेशन सैटेलाइट फॉर नाविक। तो नाविक के लिए जो भारत का खुद का, जैसे GPS जो है वो अमेरिका का है, USA का है, इसी तरह से भारत एक नाविक बना रहा है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बना रहा है। तो उसके लिए एक GSLV मिशन जाएगा, फिर एक GSAT मिशन जाएगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और एक फिर एक GSLV मिशन जाएगा मार्क 3 का, जो कि अपने आप में कमर्शियल मिशन होगा। तो ये 5 मिशंस हैं जो टारगेटेड हैं 2022 में होने, आप कह सकते हैं जो लक्ष्य है, जो मिशन है 2022 में इसरो का। उसके प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि डॉनबास रीजन कहाँ पे है? यूक्रेन में है, जहाँ पे हैवी बम्बार्डमेंट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हमला किया जा रहा है रशिया के द्वारा। फिर जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं वो आरिफ अलवी हैं। उसके बाद एक बंगाली राइटर हैं आमिर मित्रा, इन्होंने विन किया है, यानी जीता है क्या? ओ हेनरी अवार्ड। तो ओ हेनरी अवार्ड 1919 में डेवलप किया गया था, और इन्होंने उनकी किताब लिखी, उन्होंने गाँव बोरो। तो जो गाँव बोरो किताब लिखी बांग्ला लैंग्वेज में 1977 में, उसके लिए उनको
ओ हेनरी अवार्ड मिला है। जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका भारत में काम करना आजकल बंद कर दिया गया है क्योंकि इसके जो अकाउंट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है वो जब्त कर लिए गए हैं सरकार के द्वारा। उसके जो चेयरमैन है वो कौन है, वो आकर पटेल हैं। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फिर आता है, फिर कंस्ट्रक्शन चल रही है बिगेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की एशिया के। जो एशिया का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा 564 मिलियन लीटर पर डे का। ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे बन रहा है, दिल्ली में बन रहा है। तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ओखला दिल्ली में बन रहा है। सवाल पूछा जा सकता है आपसे। UIDAI जो है यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो एक अपने आप में स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एक कानून के तहत बनी है, आधार एक्ट के तहत बनाई गई है। 2016 में इसको स्टैब्लिश किया गया था टू इशू आधार, जिससे कि सबको आधार कार्ड प्रोवाइड किए जा सकें जो भी भारत में रेसिडेंट्स हैं। भारत के सिटीजन्स नहीं कह रहा है वो, भारत के रेसिडेंट कह रहा है, यानी कि आधार कार्ड जो है बाहर के लोगों को भी इशू किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। सवाल आपसे ऐसा पूछ सकता है UPSC में या UPPCS में कि क्या आधार कार्ड जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको भी इशू किया जा सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जो आधार कार्ड है वो भारत के नागरिक को नहीं, सिटीजन को नहीं प्रोवाइड किया जाता, भारत में रहने वाले लोगों को किया जाता है। चाहे वो लोग नेपाल के रह रहे हों, चाहे वो भूटान के रह रहे हों, चाहे वो किसी भी देश के रह रहे हों। एज ऑफ December 31, 2021 UIDAI हैड इशूड 131 करोड़ आधार नंबर। तो 131 करोड़ आधार नंबर प्रोवाइड किया जा चुके अब तक। और ADB ने फाइनेंशियल ईयर 23 में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने कितना बताया है, उसने 7.5% ग्रोथ बताई है भारत की कि 7.5% जो है वो ग्रोथ होगी। बाकी सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं ये चीज़ें। तो दैट्स ऑल फॉर 8th अप्रैल। तो 8 अप्रैल की करंट अफेयर्स थे, इनको आप देख लीजिएगा। और अगर आपको इनकी PDF चाहिए या आपको लोअर PCS मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।